क्या हुआ बेटा, भागेगा नहीं? हमने पहली बार उस घर को तब नोटिस किया जब उस घर ने उन फूलों को साफ कर दिया था। वो फूल जो मोहित की मम्मी गली के बाहर की एक दुकान से खरीद कर लाई थी। मैंने उन्हें रात में एक जग में पानी भर के रख दिया था और सुबह होने पर मैंने देखा कि फूल वहां थे ही नहीं। जब मैंने अगले दिन मोहित की मम्मी से उन फूलों के बारे में पूछा तो वो कहने लगी, कौन से फूल रेशु बेटा, मैं तो कोई फूल नहीं लाई। हमारी छोटी सी बेटी पीहू को भी कुछ याद नहीं था, जबकि कल ही वो उन फूलों को देखकर बहुत खुश हुई थी। बस मोहित और मैं थे जिन्हें वो फूल याद थे। इस घर की भूख बहुत तेज थी। मुझे याद है जो कुछ भी खाया जा सकता था जल्दी से गायब हो जाता। फ्रिज में रखा मीट, आटा, सब्जियां सब धीरे धीरे सड़ने लगता। उस घर में हमने ये रूल बना लिया था कि खाने का सब सामान जितनी जल्दी हो सके इस्तेमाल कर लिया जाएगा। यहाँ तक कि लकड़ी का फर्नीचर भी धीरे धीरे गलने लगता और थोड़े ही दिनों में टूटकर बिखर जाता। ये घर हर उस चीज को खा जाता था जो कभी जिंदा हुआ करती थी। और हर बार मैं और मोहित ये सब होता देख आपस में एक दूसरे को घूरते, जैसे पूछ रहे हो, तुम भी देख रहे हो ना ये? शायद हम ये पक्का करना चाह रहे थे कि हम पागल नहीं हो रहे, बल्कि ये सब सच में हो रहा है। एक दिन तो इस घर को इतनी जोर की भूख लगी कि दुकान से आया सारा का सारा राशन टेबल पर थैले में रखे रखे ही गायब हो गया। और पीहू को भी इस बारे में कुछ याद नहीं रहा, जबकि वो दुकान में हमारे साथ शॉपिंग कार्ट को धकेलती हुई सब कुछ भरे जा रही थी। उस रात मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी सुबह उठूं और मुझे मेरा एक हाथ या पैर गायब मिले। पर मोहित मुझे समझाता कि जो भी चीजें जिंदा हैं उन्हें ये घर कुछ नहीं करता। पर मुझे तब भी डर लगा रहता कि कहीं किसी दिन मेरी पीहू बीमार पड़ गई तो कहीं ये घर, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए मोहित। मैंने मोहित से न जाने कितनी बार ये बात कही थी। हम नहीं जानते क्या चीज है और ऐसा क्यों कर रहा है, क्या पता ये किसी दिन हमें ही खा जाए। मोहित ने इस बारे में कई बार सोचा, लेकिन 2020 का वो साल ऐसा शाप लेकर आया था कि हम अपनी जान की सलामती मानकर ही खुश थे। ऊपर से मोहित की नौकरी के ऊपर भी तलवार लटक रही थी। जॉब कभी भी किसी भी दिन जा सकती थी। ऐसे में हम उस घर या फिर यूं कहें उस जेल में कैद होकर रह गए थे। और फिर इसी बीच हमारे कुत्ते राजा की मौत हो गई। वैसे भी राजा बहुत बूढ़ा हो चुका था। धीरे धीरे उसने चलना एकदम बंद ही कर दिया था। अब वो पूरे दिन बस खाना खाने या खुद को रिलीव करने के लिए उठता था। एक रात उसके रोने की आवाज ने मुझे और मोहित को उठा दिया। जब तक हॉल में उसके सोने की जगह पर पहुंचे, राजा हमें छोड़कर जा चुका था। और सुबह जब मैं सोकर उठी तो देखा कि राजा पूरे घर में कहीं नहीं था। मैंने मोहित को देखा जो कि पीहू के लिए नाश्ता बना रहा था। मोहित, तुम राजा को ले गए? मैंने उससे पूछा। राजा? कौन राजा मम्मा? पीहू ने मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करते हुए पूछा। वो राजा को भूल चुकी थी। वो राजा जिसके साथ वो पूरा दिन खेला करती थी। वो राजा जिसके बिना उसे अपनी नानी और दादी के घर नींद नहीं आती थी। स्कूल से लौटकर वो जिसके साथ बैठकर अपना होमवर्क करती थी, उसे अब वो राजा याद नहीं था। मैंने मोहित की तरफ देखा और उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया। बाद में अकेले कोने में ले जाकर उसने मुझे समझाया, देखो रेशु, एक तरह से अच्छा ही है। तुम और मैं तो राजा की डेथ से उभर जाते, पर पीहू कितनी सैड रहती। मोहित को राजा याद था? इसका मतलब तुम उसे लेकर नहीं गए? मैं सुबह उठा तो सोचा कि गाड़ी में डालकर उसे बीच के पास के किसी क्रेमेटोरियम में ले जाऊंगा, पर मोहित अपनी बात कहते कहते रुक गया। मम्मा? तभी पीहू की आवाज सुनाई दी। हमने देखा उसके हाथ में राजा का वो खिलौना था जिसे वो चबाया करता था। उसने पूछा, मम्मा ये किसका टॉय है? वो सच में राजा को भूल गई थी। और फिर आखिर मुझे और मोहित को सब क्यों याद रहता था? उस रात मैंने बेड में मोहित से कहा, ये ठीक नहीं है मोहित। पता नहीं यार, शायद जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इसमें भला क्या अच्छा था? पर फिर मुझे अपना बचपन याद आया। मेरे पास एक तोता हुआ करता था जिसका नाम था मिट्टू। वो बेचारा पड़ोस की आवारा बिल्लियों के हत्थे चढ़ गया था। शायद तभी से मुझे बिल्लियों से नफरत है। पर मिट्टू के जाने के कई दिन बाद तक मुझे ऐसा लगता जैसे अभी उड़कर आएगा और मेरे कंधे या सर पर आकर बैठ जाएगा। हर रात मैं भूल जाती कि वो मर चुका है और सुबह उठकर मेरी आंखें उसे कमरे में टेबल या पर्दों की रॉड पर तलाशा करती। पता नहीं कितना रोई थी मैं उसके लिए। शायद मोहित सही था। किसी पालतू को खोना लगभग हर बच्चे या इंसान को तमाम उम्र के लिए एक यादगार दे जाता है, जैसे जख्मों के निशान, जिनमें दर्द तो नहीं होता लेकिन एक इंटरेस्टिंग कहानी उनसे जुड़कर रह जाती है। मैं मोहित की तरफ पलटी और मैंने कहा, हमारे जख्म हमें इंटरेस्टिंग बनाते हैं, है ना? मोहित मेरी आंखों में देखता रहा, फिर बोला,
रेशु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे इन इंटरेस्टिंग जख्मों से भी, लेकिन जानबूझकर जख्म मांगना कौन सी समझदारी की निशानी है? तुमसे पहले इस घर में कौन रहता था? मेरी बड़ी बहन नैना मुझसे मिलने आई थी। कोई बूढ़ी आंटी रहती थी, बेचकर चली गई। मैंने ये कहकर नैना को फिर से इस घर के बारे में सब कुछ बताया। उस आंटी की फैमिली में कोई था नहीं और उनके लिए घर बहुत बड़ा पड़ रहा था। ब्रोकर ने तो हमें यही बताया था। अच्छा खासा घर मिल गया है ना तुम दोनों को, वो मुझे ताना मारते हुए बोली। मेरा घर देखा है, छोटा सा। और वो बोलते बोलते चुप हो गई। कोविड ने नैना के हस्बैंड और मेरे जीजू को छीन लिया था। तब से ही नैना और उसका 4 साल का बेटा आरव अकेले ही उस घर में रह रहे थे। मैंने एक नज़र खिड़की से बाहर डाली। गार्डन में आरव और पीहू साथ में खेल रहे थे। आरव पीहू और अपने लिए 2 लाइट सेबर्स लेकर आया था। गार्डन में दोनों उन्हीं लाइट सेबर्स से आपस में तलवारबाजी कर रहे थे। फिर मैंने पलटकर नैना को देखा। उसके चेहरे पर आते उस भाव को देख मैंने टॉपिक चेंज करने के बारे में सोचा और टेबल से ब्रेड का एक पीस नीचे फ्लोर पर गिरा दिया। अब देखो दीदी, ये कैसे खाता है इस ब्रेड को। मैं और नैना उस ब्रेड के टुकड़े को देखते रहे जो जस का तस वहां पड़ा रहा। ये घर बहुत चालाक था। घर के धोखे से उबर कर मैंने खुद ही बात बदलने की कोशिश की, लेकिन उसे तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। पागल है तू, नैना ने मुझसे आंखें चुराते हुए कहा। अरे तुम मानोगी नहीं ना? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि तू पूरी की पूरी पागल है। नैना और आरव के जाने के बाद मैं पता नहीं क्यों इस घर की पुरानी मालकिन के बारे में सोचने लगी। एक अकेली औरत मुंबई में इतने बड़े घर में अकेली, क्या उसका भी कभी कोई परिवार रहा होगा? यही घर उन्हें भी खा गया और वो भी उन सबको भूल गई। मैं उस रात भी सो नहीं पाई। इतने सारे सवाल बादलों की तरह मेरे सर में घुमड़ रहे थे। रात के करीब 3 बजे मैंने मोहित की तरफ देखा। वो नींद की गहराई में डूबा हुआ था। मैं बेडरूम से बाहर निकलकर किचन में गई, फ्रिज खोला और अंदर नैना के लाए केक का एक टुकड़ा निकाला। उसे खाने ही वाली थी कि तभी मुझे वो पल याद आया जब मैंने ब्रेड का वो टुकड़ा जमीन पर गिराया था। इस घर ने उस ब्रेड को छुआ भी नहीं था। मैंने अपने हाथों में थमा वो केक नीचे जमीन पर गिरा दिया। मेरी आंखों के सामने वो केक तुरंत जमीन में घुलकर गायब हो गया। मैंने फिर से तसल्ली करने के लिए फ्रिज में से जूस का कार्टन निकालकर जमीन पर फैलाना शुरू कर दिया। जूस जमीन पर गिरता और गायब हो जाता, जैसे ये पत्थर का फ्लोर उसे सोख रहा हो। इस घर की सबसे अच्छी बात यह भी थी कि इसके अंदर धूल का नामो निशान नहीं था। गंदगी यहाँ रहती ही नहीं थी। रात के खाने के बाद गंदे बर्तन सुबह सिंक में चमकते हुए मिलते, फिर भी मुझे इस घर से डर लगता था। मैंने अगली सुबह ब्रोकर को फ़ोन मिलाया और इस घर की पुरानी मालकिन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी शुरू की। उनका नाम अमृता रायचंद था और 50 से ज़्यादा साल वो इस घर में रही थी, अकेली। उनका नंबर भी मुझे मिल गया और मैंने तुरंत फ़ोन घुमा दिया। रेशु, दूसरी तरफ से एक बूढ़ी आवाज़ ने मेरा नाम पुकारा। आप जानती हैं मुझे? मैंने पूछा। मुझे लगा था तुम एक दिन फ़ोन करोगी बेटा, इसीलिए ब्रोकर से तुम्हारा नंबर लेकर मैंने सेव कर लिया था। क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? बेटा, मुझ पे तो अब चला नहीं जाता, पर तुम जब चाहो आ जाओ। उन्होंने मुझे अपना एड्रेस दिया। मैं वहाँ पहुंची तो देखा काफ़ी पुरानी और छोटी सी बिल्डिंग जो अपने आसपास नई बनी ऊंची रेजिडेंशियल सोसाइटीज से मानो दब सी गई थी। मैं अमृता के फ्लैट में पहुंची और उनका हाल भी मुझे उनके अपार्टमेंट्स जैसा ही लगा। उस छोटे से 1 BHK में दुनिया भर का सामान जमा था। वो मुझे अपने उस ठसाठस भरे हॉल में सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए बोली, माफ़ करना, इन सभी चीज़ों से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। उनकी उम्र लगभग 70 के ऊपर थी और अब उनके हाथ पैरों में ज़्यादा ताकत नहीं बची थी। उनके साथ उनकी मेड थी, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि वो शाम का खाना बनाकर चली जाती है और सुबह आती है। प्लीज़ गंदगी के लिए मुझे माफ़ कर देना रेशु। उस घर में रहकर सफाई की आदत छूट गई थी मेरी, तुम तो समझती होगी। और ये निर्मला, ये भी बिगड़ गई है। सफाई करने में जान निकलती है इसकी। उन्होंने हंसते हुए ये कहा। निर्मला ने हमारे लिए बनाई कॉफ़ी टेबल पर रखी और अमृता को आंख दिखाते हुए वहां से चली गई। कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए उन्होंने कहा, पता है, उस घर की एक चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ रेशु। घर में रखी कॉफ़ी बीन्स में अलग ही स्वाद आता था। घर उन्हें पुराना जो कर देता था। बस यही छोटी छोटी चीज़ें याद आती हैं। आपको सब पता है उस घर के बारे में? बिल्कुल, भूखा है वो घर, पर वो बुरा नहीं है। कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो घर कोई शैतानी चीज नहीं है बेटा। उन्होंने अपनी कॉफी टेबल पर रखी और सोचते हुए बोली, तुम मुझे बताओ बेटा, क्या कभी कोई आरी, कोई हथौड़ा, कोई ड्रिल मशीन बुरी होती है क्या? तो ये सब तो औजार होते हैं, टूल्स।
और औजार अच्छे बुरे नहीं होते, उनका उनका इस्तेमाल उन्हें अच्छा या बुरा बनाता है। बस वो घर भी एक औजार ही है। मैं सोच में पड़ गई। इतने में उन्होंने मुझसे एक और सवाल पूछा, अच्छा ये बताओ, घर की डीड पर तो तुम्हारे साथ तुम्हारे हस्बैंड का भी नाम है ना? जी हाँ। अच्छा है, अच्छी शादी पार्टनरशिप की तरह ही होती है। मुझे तो वो घर मेरे पापा ने गिफ्ट किया था। मेरे हस्बैंड पर मेरी फैमिली को कभी भरोसा नहीं था। मैं अकेली थी जिसका नाम उस घर की डीड पर था, और इसीलिए बस मुझे ही सब कुछ याद रहता था, बाकी सब भूल जाते थे। पर ब्रोकर ने तो बताया था आप अकेली रहती थी। ऐसा तो दुनिया को याद है अब, पर ये सच नहीं है बेटा। इवन आई हैड अ फैमिली, हस्बैंड, बच्चे, पर उस घर ने सबका नामो निशान मिटा दिया। बट मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि एक तरह से वो सब अब मेरी एक स्पेशल मेमोरी में है जो सिर्फ मेरे पास है। डोंट यू थिंक दैट्स स्पेशल? अमृता से मिलने के बाद मेरा दिमाग और भी ज्यादा खराब हो चुका था। अपने पति और बच्चों को गायब होने के बाद भी ये औरत आखिर इतनी शांत कैसे थी? क्या ये घर एक दिन मेरा भी सब कुछ निकल जाएगा? दुनिया मेरी बेटी को भूल जाएगी जैसे जैसे पीकू राजा को भूल गई थी? तभी मेरा फोन बजा। मोहित का कॉल था। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। रेशु, टेरेबल न्यूज। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मोहित बोलता रहा, रेशु, आरव आरव नहीं रहा। मेरे सामने मेरी बहन का चेहरा चमक उठा। उसकी जिंदगी में अब आरव ही तो बचा था। रेशु, रेशु, आरव आरव नहीं रहा। वो टेरेस पर वीडियो बनाने गया था। और मोहित भी आगे की बात पूरी नहीं कर पाया। मैं उसकी कांपती आवाज सुन पा रही थी। मुझे पता था वो भी आरव से बहुत प्यार करता था। अंतिम संस्कार और उसके बाद की सारी रस्में बहुत ही अजीब तरीके से हुई। कोविड की वजह से बस एक दो लोग ही इस सब में शामिल हो पाए थे, और एक तरह से अच्छा भी था, क्योंकि नैना अब पूरी तरह टूट चुकी थी। 2 महीने बाद लॉकडाउन हल्का सा खुला और मैं नैना के घर पे खड़ी थी। करीब 10 बार डोरबेल बजाने के बाद और 5 मिस्ड कॉल्स के बाद दरवाज़ा खुला। नैना लॉक खोलकर बिना दरवाज़ा खोले वहां से चली गई। घर के अंदर अंधेरा था, बस टीवी की रोशनी और तेज आवाज ने घर को भर रखा था। मैंने देखा नैना जाकर सोफे पर किसी कटे पेड़ की तरह गिर पड़ी और अपनी पथराई आंखों से टीवी देखने लगी। मैं देख पा रही थी टेबल पर रखा न जाने कितना सारा खाना सड़ चुका था। किचन की हालत तो ऐसी थी कि वहां पैर रखने का मन नहीं हो रहा था। नैना के सोफे के नीचे बियर कैन्स और विस्की की बॉटल्स पड़ी थी। दीदी, ये क्या कर रही हो? तू अपना काम कर। मैंने देखा पूरे घर में केवल एक ही कोना साफ था, जहां एक कोने में आरव की हार चढ़ी फोटो टंगी थी और उसी दीवार के साथ रखे एक नाइट स्टैंड पर रखी थी आरव की अस्थियां। मोहित, वो दारू पी के खुद को मार लेगी यार। आरव की अस्थियां तक नहीं भाई उसने अब तक। मोहित मुझे अपनी बाहों में कसकर बैठा रहा। नैना के घर से आने के बाद मेरा दिमाग मानो जल रहा था। तुमने बात की उससे? अरे वो सुन ही नहीं रही है, पूरे टाइम आके फाड़े टीवी देखते जा रही थी। मोहित, शी वॉज लीकिंग ऑफ पूर्स। थानी कब से नहाई नहीं है। देखो, तुम चाहो तो उन्हें बचा सकते हो, मोहित ने धीमे से कहा। क्या? कैसे? और तभी मुझे समझ आया कि मोहित क्या कहना चाह रहा था। मोहित, आर यू फॉर रियल? सोचो ना, राजा के साथ क्या हुआ था, और आरव तो टीनेजर था यार। इतने सारे जख्म देकर गया हम सबको। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन हमें आरव के साथ नैना की अस्थियां भी बांधनी पड़े। मैं मोहित का चेहरा देखती रही। अगली सुबह सब्जी काटते हुए चाकू से मेरी उंगली कट गई। खून की बूंदें अपना सर उठाने लगी। पता नहीं क्यों मैंने अपनी उंगली को दबाकर थोड़ा सा खून जमीन पर गिराना शुरू कर दिया। गिरते ही वो बूंदें गायब होती गईं। ये घर हमेशा ही भूखा रहता। मैंने कई बार इस घर में मरने की कल्पना की थी, जिसमें मैं देखती कि कैसे मेरा पूरा शरीर कुछ ही पलों में सड़ता जाता और फिर राख और धूल के ढेर में बदल कर गायब हो जाता। और फिर मैंने देखा कि पीहू कैसे खुशी से खेल रही थी। उस कल्पना में उसके साथ राजा भी था। दोनों खुशी खुशी खेलते रहे, इस बात से बेखबर कि मैं कभी पैदा भी हुई थी। और फिर पहली बार मुझे उस घर से खौफ आने लगा। हाँ, ये एक औजार था जैसे अमृता ने कहा था, लेकिन औजार भी खतरनाक होते हैं। और तभी मेरा ध्यान टूटा।
गैस से दूध उफन कर निकल रहा था। मैंने तुरंत गैस बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि चाहे कुछ भी हो, कम से कम मुझे इस घर में मौत ना मिले। नैना फिर से दरवाजे का लॉक खोलकर सोफे पर लेटने चली गई, लेकिन इस बार मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचा। पागल है क्या? वो चीखी। हाँ, तुम ही तो बोलती हो ना पागल हूं मैं। उठो अब। दीदी, ऐसे काम नहीं चलेगा, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। अरे तो जिंदगी चाहिए भी किसे? वो अचानक ही फूट फूट कर रोने लगी और तब मैंने देखा मेरी बहन उस शराब की खाली बोतलों के ढेर और गंदगी के बीच जमीन पर पड़ी सिसक कर रो रही थी। मेरी नजरें सोफा के ऊपर गईं, जो अभी तक नैना के जिस्म से ढका रहता था, लेकिन नैना के जमीन पर गिरने के बाद मैंने देखा कि कैसे उस पर उल्टी सूख कर जम चुकी थी। क्या ये वाकई में मेरी बहन थी? घर को थोड़ा साफ करने के बाद मैंने नैना को एक गीले तौलिए से पूछा और फिर उसे सुलाकर मैं वहां से चली आई, पर इस बार मैं अकेली नहीं थी। घर पहुंचकर मैंने आरव की अस्थियों का कलश मोहित को दिखाया। एक बार को तो उसका भी चेहरा सफेद पड़ गया, पर फिर कुछ सोचकर उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा, ठीक किया तुमने। उस घर में कुछ ऐसी जगहें थी जहां वो चीजों को कुछ ज्यादा ही तेजी से खाता था। मैं और मोहित उन जगहों को हॉटस्पॉट्स बोला करते थे। ऐसा ही एक हॉटस्पॉट हॉल में बनी सीढ़ियों के पीछे की छोटी सी जगह पर था। पता नहीं क्या क्या यहाँ बिजली की तेजी से गायब हो चुका था। मैंने एक बार एक मरे हुए चूहे की बॉडी को 30 सेकंड्स के अंदर यहाँ गायब होते देखा था। मैं और मोहित आरव को लिए उस हॉटस्पॉट पर पहुंचे। हमने एक दूसरे को देखा। मेरे मन में अभी भी कुछ सवाल थे, लेकिन मोहित की आंखों ने मानो मुझसे कहा, अब देर मत करो। मैंने उस कलश को एक बार प्यार से किस किया, जैसे मैं आरव को करती थी, और फिर मोहित ने भी उसे अपने हाथ में लेकर उसे देखा। उसकी आंखों में आ रहे आंसू मुझे दिख रहे थे। फिर वो कलश उसने मुझे देते हुए कहा, लेट्स डू इट। मैंने मिट्टी का वो कलश सीढ़ियों के पीछे उस हॉटस्पॉट पर रख दिया। गीली मिट्टी की खुशबू हवा में तैरने लगी। उस घर के खाने की एक अजीब आवाज थी, जैसे कोई रेगमान को हल्के हल्के लकड़ी पर फिरा रहा हो। घर ने अपना भोग लगाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उस कलश की मिट्टी भरभरा कर गिरने लगी। कुछ ही देर में वो कलश इतना पतला हो गया मानो कागज से बना हो, और फिर वो किसी गुब्बारे की तरह बिखर गया, और साथ में बिखर गई आरव की अस्थियां। मेरे और मोहित के सामने ही वो घर उन अस्थियों को खुशी से चाटने लगा, और उसकी खुशी का पता चल रहा था उस आवाज से, जो आज कुछ ज्यादा ही तेज थी। मुझ पर तो देखा नहीं गया और मैंने मोहित के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। थोड़ी देर बाद घर के खाने की आवाज बंद हो गई। मैंने पलटकर हॉटस्पॉट को देखा। वहां कुछ नहीं था, एकदम साफ। आरव अब सही मायनों में इस दुनिया से जा चुका था। अगली सुबह मेरी आंख खुली फोन की घंटी से। मैं और मोहित आरव को विसर्जित करने के बाद विस्की की एक पूरी बोतल खत्म करके सोए थे। मैंने देखा मोहित अभी भी बेहोश सोया पड़ा था। नैना मुझे कॉल कर रही थी। मैंने डरते डरते फोन उठाया। उधर से नैना की चहकती हुई आवाज आई, कब तक सोएगी आलसी? दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची, दरवाजा खोल, कब से बैल बजा रही? मैंने दरवाजा खोला। नैना घर के अंदर घुस आई। यार मैं उठी और धांसू हैंगओवर। अपना वेट चेक किया। यार तू बता, मेरा वेट 10 kg कब बढ़ गया? अब टाइम है वो शेप में आने का। यार देख, अनुज को गए हुए टाइम हो चुका है। आई कांट स्टॉप लिविंग। इनफैक्ट आई थिंक अनुज भी यही चाहता। बिसाइड्स मेरी तो एक कलीग है जिसका हस्बैंड उसे छोड़ के चला गया। बेचारी अब अपनी 10 साल की बेटी के साथ अकेली रह रही है। आई फील सो सैड फॉर हर। मेरी हालत उससे तो अच्छी है ना, सिंगल हूँ, अपने पर फोकस करूंगी। इट्स टाइम टू स्टार्ट फ्रेश। उसका वो चेहरा देखकर मुझे और भी ज्यादा रोना आ रहा था। मैंने खुद पर काबू किया और सोफे पे बैठ गई। नैना ने सोफे के पीछे किसी चीज को देखा। ये क्या है? नैना ने उस चीज को उठाया। वो वही लाइट सेबर थी जो आरव उसके और पीहू के लिए लाया था। नैना उसे हवा में घुमाते हुए खुशी से मुझे देखने लगी। बहुत सही है यार, चल मुंह ठीक कर, दोनों खेलते इससे। मे द फोर्स बी विद अस। मैं फफक फफक कर रोने लगी। मैं अब कभी अपनी बहन को नहीं समझा सकती थी कि मैंने उससे क्या छीन लिया था। और तब मैंने उस हॉटस्पॉट को देखा जो ठीक मेरी नज़रों के सामने था। वो घर चुपचाप अपने राज को छिपाए इंतजार कर रहा था कि उसका अगला भोग कब लगेगा।